स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर के अंतर्गत सर्कुलर मोशन के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से या वेरिएबल वेलोसिटी से यदि चल रहा हो, स्पीड यहाँ हम कहें तो ज़्यादा बेटर है, कांस्टेंट स्पीड से या वेरिएबल स्पीड से चल रहा हो तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर पथ है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एक ऑब्जेक्ट P है, पार्टिकल P है जो एट टाइम t बराबर 0 पर यहाँ है और टाइम t पर ये यहाँ पहुँच गया है। इस तरह से ये इस मोशन कर रहा है। यदि इसका स्पीड, इसकी लीनियर स्पीड मान लेते हैं, यहाँ पर v है और यहाँ पर भी v है, दोनों जगह यदि v है, लीनियर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन से यहाँ हमारा मतलब है, तो सर्कुलर मोशन इसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ पर मूवमेंट कर रहा हो। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। स्पीड यदि कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और स्पीड यदि बदल रही है तो वो सर्कुलर मोशन के अंतर्गत या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर मान लेते हैं चूँकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज है। यहाँ पर यदि इसको हम वेलोसिटी से प्रदर्शित करें तो यहाँ इसको हम v1 लिखेंगे और इसको v2 लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ अलग अलग हो जाएगी, हालांकि स्पीड सेम है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड a circular path with constant speed, if an object moves around a circular path with a constant speed, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, हालांकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पॉइंट P1 मान लेते हैं। यदि ये पॉइंट P2 है तो P1 पर वेलोसिटी v1 है और P2 पर वेलोसिटी v2 है। यहाँ पर ऐसे हम कह सकते हैं कि v1 मॉड ऑफ v1 बराबर मॉड ऑफ v2 बराबर v मान सकते हैं। स्पीड जो है सेम है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जिसमें स्पीड सेम हो, स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, लीनियर स्पीड कांस्टेंट बना रहे और पार्टिकल सर्कुलर पथ पर रोटेट करे या मूव करे, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसे एंगुलर मेज़र करते हैं। यदि एंगल मेज़र करें हम तो क्या देखते हैं? एंगुलर मेज़र का मतलब है ये मान लेते हैं कि ये कोई सर्कुलर पथ है जिसका सेंटर O है और 2 पोजीशंस हैं जिसमें आर्क पर S आर्क है, आर्क की लंबाई S है और रेडियस R है और ये एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर पथ आर्क द्वारा सेंटर पे यदि कोई एंगल सबटेंड हो रहा हो तो थीटा जो है, थीटा मतलब एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो क्या होता है?
आर्क बटे रेडियस, आर्क बटे रेडियस होता है। यहाँ से इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। इफ़ आर बराबर एस बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट हो तो थीटा बराबर 1 रेडियन। अगर हम सेंटीमीटर में लिए हैं तो आर्क सेंटीमीटर में हो, रेडियस भी सेंटीमीटर में हो। मीटर में लिए हैं तो आर्क की लंबाई भी 1 मीटर हो और रेडियस की लंबाई भी 1 मीटर हो। तो उस आर्क के द्वारा ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा। तो इस तरह से 1 रेडियन की हम को परिभाषित करते हैं कि 1 रेडियन इज एन एंगल, 1 रेडियन is an angle, 1 radian is an angle that subtended by an arc, that subtended by an arc, आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया हो, हाफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर, सेंटर पर, whose radius is equal to the length of arc, whose radius is equal to the length of arc, आर्क के लेंथ के बराबर हो। यहाँ हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ से ये आर्क एंगल का मेजरमेंट हुआ। एंगुलर मेजरमेंट के अंतर्गत हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि कहें, जो एंगुलर वेरिएबल्स थे इसमें पहले चूँकि इसको हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर पथ पर गति कर रहा होगा या मूव कर रहा होगा और इसकी अलग अलग स्थितियां मान लीजिए लेते हैं। एक सर्कुलर पथ है जिसका सेंटर O है और ये एक पोजीशन यहाँ पर ले लिए जिसको कि हम लोग पोजीशन B से प्रदर्शित कर रहे हैं। आर्क पॉइंट इस पर कोई रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये A पॉइंट है, मान लीजिए ये B है। B का जो इनिशियल लाइन OA से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है θ1, या जो एंगल बन रहा है वो है θ1। और कुछ समय बाद पार्टिकल B से C पर पहुंच गया, या मान लेते हैं C है। और इस समय इसका जो इनिशियल वेक्टर OA से या रेडियस वेक्टर OA से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है θ2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर θ1 है और बाद में मतलब जब B पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। या इनिशियल लाइन OA से वो θ1 एंगल बना रहा है, जब वो C पर पहुँचा है तब θ2 एंगल बना रहा है। तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, θ2 माइनस θ1, बाद की पोजीशन माइनस बाद का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस पहले का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा θ2 माइनस θ1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1। जब B पर है तो यहाँ S1 दूरी तय किया है आर्क पर, और जब C पर है तो S2 दूरी तय किया है। तो इससे यदि हम लोग देखें तो θ2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 बाई R, और θ1 को लिख सकते हैं S1 बाई R। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद इन टाइम t, यदि डेल्टा t टाइम दिया हो यहाँ पर,
बी से सी तक पहुंचने में वो डेल्टा टी टाइम लिया हो, तो इस डेल्टा टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बात का डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसी को डेल्टा थीटा कह रहे हैं। और ये इसको अगर चेंज इसको 1 2 इसको यदि सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पाते हैं? S2 माइनस S1 बाई आर, या डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S बाई आर। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा S बाई आर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S बाई आर, इसका जो मात्रक होगा या जो यूनिट होगा वो रेडियन में होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने जाना। इसके बाद अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब इसको यदि हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, चूँकि वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात यदि करें तो ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बार क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहीं पर पोजीशन बी पर इसका बी से सी तक आने में यदि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखी जाए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा बार, तो वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर, ओमेगा क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो डी थीटा अपॉन डी टी है, और इसका जो यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। यूनिट इसकी क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और तो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन, यदि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, इस आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में इस तरह से होगा। और आर जो है ओ से ए की ओर है। आर क्या है? ओ से ए की ओर। तो अब आते हैं लीनियर वेलोसिटी पर। लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल का यहाँ पर देखिए वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या है? इस फिगर में यदि हम लोग देखें तो डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए P1 से P2 को पहुंच रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन एवरेज लीनियर वेलोसिटी यदि कहें, एवरेज लीनियर वेलोसिटी v बार बराबर v2 माइनस v1 नहीं, बल्कि यहाँ पर अगर देखते हैं आर्क पर कितना चला, इस फिगर में कहें तो S2 माइनस S1 अपॉन डेल्टा टी, S2 माइनस S1 अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा S बाई डेल्टा टी।
ये एवरेज लीनियर वेलोसिटी है। और यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या इसी को लिखते हैं डी एस बाई डी टी। इसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा। इस आर्क पर एक टेंजेंट खींचा जाए तो उस टेंजेंट की दिशा में ही लीनियर वेलोसिटी v की दिशा होगी। डायरेक्शन ऑफ v इज ऑलवेज टेंजेंशियल। डायरेक्शन ऑफ v इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो v का जो डायरेक्शन है इसके टेंजेंशियल, जैसे यहाँ बनाया गया है, इस टेंजेंट खींचा गया है आर ओ से ए की ओर, मतलब रेडियली बाहर की ओर और सेंटर से। और ओमेगा यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सिस के दिशा में, एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में बाहर की ओर, यदि क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर। इस तरह से ओमेगा का डायरेक्शन होता है। तो ये वेरिएबल्स थे एंगुलर मेजर के, या एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अभी है एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पहले एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखा जाए। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसी फिगर को यदि देखें तो हम जानते हैं कि ओमेगा जो है, यहाँ से ओमेगा क्या है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है डी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से हम लोग डेल्टा थीटा को अभी लिखे थे, डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा एस बाई आर है। तो डेल्टा थीटा को चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 1 बाई आर 1 अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई आर लिख सकते हैं। या यहाँ से 1 बाई आर इधर आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, v है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू वी। यहाँ से आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यदि वेक्टर रूप में देखा जाए तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। v क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो इसको जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं राइट हैंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड रूल से। क्या है कि यदि हम फर्स्ट वेक्टर की दिशा में इन 4 उंगलियों को रखें ऐसे, और सेकंड वेक्टर को हथेली से निकलने वाला वेक्टर माने, तो उंगलियों को हथेली की ओर घुमाएंगे तो अंगूठा जो है थर्ड वेक्टर को बताएगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, इस फिगर में यदि कहें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये इस तरह से, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में ओमेगा हो गया, और आर इस डायरेक्शन में। उंगलियों को, ओमेगा को आर की ओर घुमाए, ये ऐसे हो सकता है, ये ओमेगा, और इधर आर, ओमेगा को आर की ओर घुमाए, अंगूठा जो है वी को बताएगा, यहाँ पर टेंजेंशियली वी को बताएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा जो है एक्सिस की दिशा में आउटवर्ड बाहर की ओर होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर की ओर होता है, और v हमेशा टेंजेंशियली होता है, और r जो है सेंटर से पार्टिकल जहाँ है उसकी ओर एक वेक्टर होता है, रेडियस की दिशा में एक वेक्टर होता है। अब लेते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये एक सर्कुलर पथ है जिस पर कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल p मान लेते हैं। इस पार्टिकल p का एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है, एक्स एक्सिस से जो पोजीशन बना रहा है वो थीटा है, इस रेडियस इसका r है। तो इस तरह से पार्टिकल की स्थिति को जानने के लिए 2 वेक्टर की हमको ज़रूरत पड़ती है, 2 यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, एक रेडियल यूनिट वेक्टर और एक टेंजेंशियल। इसको ER से प्रदर्शित किया गया है। रेडियल यूनिट वेक्टर जो रेडियस
की दिशा में होगा और टेंजेंशियल ई टी से प्रदर्शित किया गया है। ई टी ये यूनिट वेक्टर हैं इसकी पोजीशन को जानने के लिए, और इन वेक्टर्स का यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी पाते हैं, और फिर उसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन पाते हैं। तो मान लेते हैं पार्टिकल पी जो कि सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से इसकी पोजीशन एंगुलर पोजीशन को थीटा है, और दो वेक्टर यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर्स हम रखते हैं, एक रेडियल वेक्टर और एक टेंजेंशियल वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर को ई आर से या ओ पी से प्रदर्शित किया गया है, ये पी ए से, पी इसको ओ पी डायरेक्शन में पी ए से और ये पी बी से। टेंजेंशियल वेक्टर जो है पी बी है और रेडियल वेक्टर पी ए है। तो इस तरह से जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियल यूनिट वेक्टर तो रेडियल रेडियल यूनिट वेक्टर जो है, रेडियल यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग पी ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। पी ए ये क्या है, इसको ई आर, पी ए मीन्स ई आर से प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को पी बी से, पी बी जो कि ई टी से प्रदर्शित किया गया है। तो यदि एक्स एक्सिस या पी एक्स डैश एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप लें और इधर जे कैप लेते हैं, वाई डैश या वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप यूनिट वेक्टर और एक्स या एक्स डैश एक्सिस की दिशा में आई कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जहाँ पर इसका एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है पार्टिकल का, तो ई आर को हम क्या पाते हैं, ई आर यानी पी ए के डायरेक्शन में। देखिए यदि आई है तो आई कॉस थीटा, तो क्या पाते हैं आई कैप कॉस थीटा, प्लस इस डायरेक्शन में इसको लें, यदि जे को इस डायरेक्शन में इसका लें तो क्या पाएंगे, जे कॉस 90 माइनस थीटा यानी जे साइन थीटा। तो जो रेडियल यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, जहाँ थीटा पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन बता रहा है। इसी तरह से टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में, यदि यह जे है तो यहाँ एंगल, ये चूँकि ये दोनों 90 पे होते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो जे कॉस थीटा ई टी जो होगा वो यहाँ पर जे कॉस थीटा होगा, प्लस आई को इस डायरेक्शन में यदि हमको लेना होगा तो 90 प्लस थीटा कहेंगे, आई कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा। तो ये आ गया ई टी मीन्स टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर जे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि टेंजेंशियल ई आर एंड ई टी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर और रेडियल यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जब हमको इतना ज्ञात है, इसके बाद हम किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन की, जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म कर रहा हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हो, उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेट ये आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर आर ओपी डायरेक्शन में, तो ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर आर, इसको हम लोग ओपी लिख सकते हैं। ओपी बराबर क्या होगा, ओपी बराबर है आर इंटू
आर इंटू ई आर। आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ई आर मतलब यूनिट वेक्टर से गुणा, जो कि रेडियस के डायरेक्शन में है, रेडियस के आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उससे यूनिट वेक्टर से गुणा हो गया तो ये वेक्टर बन गया। अब इसको रखते हैं, यानी कि आर आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब वेलोसिटी यदि निकालना हो तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के विद रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी यानी डी ए बाई डी टी, और आर आई कॉस थीटा ब्रैकेट में आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, आर को यदि हम लोग बाहर ले लें तो लिख सकते हैं आर आई डी बाई डी थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस जे, पहले इसका कर रहे हैं, प्लस जे डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इस पद का हो गया। इस टर्म को कांस्टेंट मान करके अब यदि करें तो डी आर बाई डी टी होगा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा ये इस तरह से है। इस टर्म का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आर कॉस थीटा यानी कि डी थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस ये जे कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिखेंगे, तो आर ओमेगा और ये माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा अब यहाँ से देखा जाए जे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये क्या है, ई टी है, मतलब कि टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा ई टी, आर ओमेगा ई टी, ये वी बराबर आर ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड है और ई टी डायरेक्शन टेंजेंशियल, अभी जो बात कर रहे थे कि हमेशा टेंजेंशियली लगता है लीनियर वेलोसिटी, वो ये है। और इसको एक बार और टाइम के रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि हम डी वी बाई डी टी करते हैं तो क्या पाते हैं, ये इसमें आर ओमेगा, अब चूँकि ओमेगा चेंज हो रहा है तो आर ओमेगा डी बाई डी टी ऐसे आर को बाहर कर लेते हैं, आर ओमेगा डी बाई डी टी कितना, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, ये इस तरह से है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो आप चाहें तो ब्रैकेट खोल करके भी कर सकते हैं। तो इसको यदि देखा जाए तो ये डी थीटा बाई डी टी आर ओमेगा माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, जब थीटा के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी कि माइनस आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और ये प्लस जे कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखें, यानी माइनस जे साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ से प्लस ये माइनस आई साइन थीटा
जे कॉस थीटा, ये क्या है, ई टी है, ई टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ से डी थीटा बाई डी टी बाहर आ रहा है, तो ये जो कि ओमेगा हो रहा है और माइनस पी साइन बाहर आ रहा है, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या है, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ई आर है ये, प्लस ई टी डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। चूँकि इस आर का भी गुणा यहाँ हुआ है, तो आर अब ब्रैकेट अलग कर चुके हैं, आर यहाँ भी होगा, तो इसको प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी लिख दें। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर रेडियल यूनिट वेक्टर प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी को डी वी बाई डी टी लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू ई टी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। ये हो गया ए। एक्सेलरेशन ए बराबर, यहाँ पर लिखें एक्सेलरेशन ए बराबर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर रेडियल यूनिट वेक्टर प्लस डी वी बाई डी टी, यहाँ डी वी बाई डी टी इंटू इसको वेक्टर बनाने के लिए ई टी से टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर से गुणा हो गया। तो ये है एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो। अब जब यूनिफॉर्म यहाँ पे केस ले लेते हैं, यदि इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन जब है तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ए जो है वो है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको कि कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण ई आर, रेडियल यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। रेडियल यूनिट वेक्टर क्या है, आउटवर्ड बाहर की ओर है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ए, वो सेंटर की ओर लगेगा यदि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो। यानी कि इसको लिखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन इसकी ओर, सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल centripetal acceleration is acted towards center in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो तभी ये सेंटर की ओर होता है, और नॉन यूनिफॉर्म हो रहा हो तो एक और इन दोनों का रिजल्टेंट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यहाँ यदि देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तो ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, जिसको कि ए आर कहेंगे, और ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जिसको कि ए टी कह रहे हैं। इनका जो परिणामी होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो होता है एक्सेलरेशन, ये इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से इसका ये यही आया है। ये इसका यदि मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में v बराबर आर ओमेगा है, v बराबर आर ओमेगा लिखें तो आर ओमेगा स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर बाई आर है, तो v स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का स्क्वायर, अंडर रूट में डी वी बाई डी टी का स्क्वायर, ये इसका
क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन यदि देखा जाए, यदि यह कोण अल्फ़ा हो तो tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा dv/dt अपॉन v²/r, dv/dt अपॉन v²/r। रेडियस वेक्टर से जो एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, तब तो केवल एक, यहाँ पर ये जीरो टर्म जीरो हो जाएगा, तो केवल एक इसका टर्म रहेगा जो कि सेंटर की ओर होगा। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों होंगे, सेंटर वाला भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर ए होगा, जिसका डायरेक्शन dv/dt अपॉन v²/r है, रेडियस वेक्टर से v²/r, और जिसका मैग्नीट्यूड यदि देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म में, मैग्नीट्यूड यदि देखें तो अंडर रूट में v²/r का स्क्वायर प्लस dv/dt का स्क्वायर। तो इस तरह से ये है। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। चूँकि एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस inertial frame of reference में if a particle moves on a circular path, if a particle moves on a circular path, सर्कुलर पाथ पर यदि मूव कर रहा हो with a constant linear speed, with a constant linear speed, constant linear speed से मूव कर रहा हो, of if velocity change, हालांकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्या कह रहे हैं कि इन एन inertial frame of reference if a particle moves on a circular path with a constant linear speed, its velocity changes, its velocity changes, and so velocity change होगी, there is an acceleration, so there is an acceleration, और acceleration तभी होगा, the resultant non-zero force must be, it means the resultant non-zero force, non-zero force क्या होगा, must be act on the particle, must be act on the particle, और इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होगा F बराबर mv²/r। F जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर होगा, F बराबर mv²/, यहाँ से सेंटर O है, यदि स्पीड कांस्टेंट है v है और रेडियस r है तो F बराबर mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स ये है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ये मस्ट बी ओरिजिनेट होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है,
जैसे न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कोई भी प्लेनेट, कोई भी बॉडी जो किसी बॉडी के अराउंड मूव कर रही हो तो उसको क्या चाहिए, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, टेंशन है, टेंशन से भी मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं तो उसको चूँकि एक सर्कुलर पथ पे घूम रहा है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, टेंशन फोर्स से मिलेगा। टेंशन से भी मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन, कहीं कहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मौजूदगी होने के कारण एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं बल्कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि कोई पार्टिकल किसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके में है, इसका मतलब है कि उस पर एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स है और जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स छद्म बल या जिसको आभासी बल कह सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर एक ये एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v से, विद लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड v से कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है और इस पर कोई एक बॉडी रखा है वो भी मूव कर रहा है। इसका मतलब ये एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के विद रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिलेटिव में क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब कि यहाँ m मास का कोई पार्टिकल यदि इस पर है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये इसके पास एक एक्सेलरेशन है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पर, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन है। इसी मास की अगर बात की जाए तो इसके पास एक एक्सेलरेशन है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से ही मान लेते हैं जा रहा है, जबकि अर्थ ये ऐसे लिख लेते हैं। अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इसको कहें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इसके पे एक्सेलरेशन है। न्यूटन्स लॉ यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। यदि यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को, इसी m को ऑब्जर्व करें तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। इसका अगर इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स देखें तो वो n हो गया, इसका ये भार mg नीचे की ओर हो गया। अब यदि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से इसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देख रहा है, तो उसको यही दिखेगा कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मास m पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जान रहे हैं कि यह एक्सेलरेशन एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a से ये सर्कुलर पथ पर घूम रहा है। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए एक यहाँ पर यदि व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति को यदि इस पर आना पड़े तो इस पर से वो देखेगा कि इस पर एक फोर्स, नेट फोर्स चूँकि जीरो होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ इसकी ओर केंद्र की ओर लगेगा, तो इसका अध्ययन करने के लिए एक मान लेते हैं -mv²/r अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। mv²/r
सेंटर की ओर लगा और -mv²/r अपोजिट डायरेक्शन में लगा। यदि ये रस्सी से बंधा हो, रस्सी कट की जाए तो इस व्यक्ति को पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता प्रतीत होगा, दिखाई देगा, जबकि इस व्यक्ति को ये इसके टेंजेंशियल चलता प्रतीत होगा, दिखेगा। यदि रस्सी कट की जाए तो इसको टेंजेंशियली ये देखेगा कि रस्सी कट होने के बाद पार्टिकल टेंजेंशियली मूव कर रहा है। इसमें रस्सी कट होने के बाद देखेगा व्यक्ति कि एक रेडियल डायरेक्शन में, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियस आउटवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है। यानी वो किस फोर्स के तहत गया? एक सूडो फोर्स, वास्तव में फोर्स है नहीं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, -mv²/r के बराबर है। तो यहाँ पे ये सूडो फोर्स है। तो एक्चुअल में तो mv²/r ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पर ये -mv²/r इमेजिनरी रूप से माना गया है इसकी गति को इसकी स्टडी करने के लिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए फोर्स के डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स जो लेते हैं वो है सूडो फोर्स। इसमें इतना ही।